जय हिंद सभी को। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें पहला जो सवाल है वो है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर पता करना है और उसको गुणनफल के रूप में अपन को लिख देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 140। प्राइम फैक्टर करना आप सभी लोग जानते हो, तो ऐसे करना है सादा तरीके में। 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 70 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35 और 35 में 5 का डिवाइड होगा फिर 7 और 7 बन जा 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140। ये अपना प्राइम फैक्टर में अपन ने इसको लिख दिया। तो अपन अभी मैं आपको एक नियम बताता हूँ जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि जो अपन जो लिख रहे हैं, जैसे कोई संख्या है उसमें अपन भाग देना चाहते हैं तो उसमें पता चलेगा। जैसे भाई 2 का डिवाइड देना है, 3 का देना है, 5 का देना है, 7 का देना है, ये सब अपन कैसे देख सकते हैं। तो देखना भाई, 2 के लिए डिवाइड का रूल ये है कि जिसके लास्ट में कोई भी नंबर्स है, कुछ भी मान सकते हो आप, कितना भी लंबा हो नंबर्स उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये संख्या आ रही है तो ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे। आगे अपन देखते हैं 3 का नियम। यदि कोई नंबर है जैसे मान लो 108 और 108 को यदि अपन 1 को 0 को और 8 को जोड़ते हैं तो वो 9 आता है, और 9 में यदि 3 का डिवाइड चला जाता है तो अपन ये कह सकते हैं, ये नियम हो सकता है, ये नियम ही है कि 3 से डिविजिबल वो संख्या होगी, चाहे आप देख सकते हैं। तो 3 का ये नियम हो गया कि सबको जोड़ के देख लो, ठीक है। 4 का नियम है ये जैसे 2024, इसमें 4 का डिवाइड होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए इसके लास्ट जो 2 नंबर है यदि उसमें 4 का डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आगे अपन देखते हैं भाई 5 के लिए क्या रूल है। तो जिसके लास्ट में 0 या 5 आ रहा है वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। इतने नियमों से काम चल जाएगा। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो और बता देंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका सेकंड दिया हुआ है 156। अपन को सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना, ये नंबर देखना जिससे ये डिविजिबल। तो लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। 2 से डिविजिबल 2 के डिवाइड तो 2 7 जा 14 और 1 बचेगा 2 8 जा 14। अब बताओ लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होना ही चाहिए। अब अपन 2 से डिविजिबल करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर अपन डिवाइड करते हैं कि इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें नहीं है। तो अपन 3 को चेक करें कि 9 और 3 12 होते हैं और 12 में 3 का डिवाइड पूरा जाता है। इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। छोटी कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं कि कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं, जैसे कुछ प्राइम नंबर्स याद ही होने चाहिए। तो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 का और खुद का डिवाइड होता है, बाकी नहीं होता। तो यहाँ पे अपन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। ये क्या हो गया अपना प्राइम फैक्टर। अब 2-3 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं तो आप उनको खुद करें, बाकी आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको LCM और SCF समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बोल देना। LCM और SCF पे अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। LCM कैसे निकालते हैं और SCF कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने बताया हुआ है LCM और SCF ईजी है, छोटे छोटे टॉपिक है। 10वीं क्लास में आप हो तो ये तो आपको आने ही चाहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, यानी क्या कि मैंने बताया था पिछली बार की 2 नंबर्स मान लो A और B कोई 2 नंबर है, यदि उनको मल्टीप्लाई करें और उसके LCM को उसके SCF से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन 2 नंबर्स का यानी कि LCM ऑफ AB और SCF ऑफ AB इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही इनका प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल वही है। तो अभी अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन है अपने पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। 26 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 26 और 91। 26 को क्या करते हैं, पहले LCM निकाल लेते हैं। भाई 2 नंबर्स तो अपने पास है ही,
एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। तो एलसीएम जब अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि 2 से दे। 2 से अपन ने दिया, यहाँ कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 91। अब देखो 3 + 1 4 होता है और 9 + 1 10 होता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो केवल 13 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो 1 अपन देंगे नहीं, 13 का देखेंगे। 13 1 ज़ा 13, 91 कब आ रहा है, 91 आ रहा है, 13 का पाड़ा बोलो देखो कितनी बार में आएगा 91, 7 टाइम आ जाएगा ना। फिर 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। अब अगर अपन को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 13 × 7, तो ये अपने पास कितना आ गया 91, और 91 को 2 से करेंगे तो 182, ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ के लिए 26 के फैक्टर कर लेंगे, 91 के फैक्टर कर लेंगे, और 26 और 91 में जो कॉमन फैक्टर है उनको अपन काउंट कर लेंगे। तो 26 में सबसे पहले 2 का, तो आ गया 13, और 13 1 ज़ा 13, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 13 = 26। इसमें देखो भाई 13 से ही होगा, 13 और 7 टाइम, और 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ आ गया 13 × 7 = 91। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, फैक्टर्स में देख सकते हैं 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया 13। ये अपन क्या देख रहे हैं, एचसीएफ देख रहे हैं, 13 आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। अब अपन प्रूव ये करना चाहते हैं कि अगर a × b किया जाए और 13 × LCM × HCF किया जाए तो बराबर आना चाहिए, ये अपन को प्रूव करनी है बात। तो a अपन ने नंबर मान लिया, क्या मान लिया, क्या दिया हुआ है 26 × 91, और LCM कितना दिया हुआ है भाई, कितना निकाला अपन ने 182, HCF कितना निकाला 13, यह आप गुणा करना, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, गुणा कर सकते हो, गुणा बहुत सरल चीज़ है। आगे 510 और 92, 336 और 54, इसका आप स्वयं करें, प्रैक्टिस करें, हो जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा अपन को जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मान लो 12, 15 और 21 दिया हुआ है पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 12, 15 और 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 12 को, 15 को और 21 को साथ लिख लेते हैं। अब जिसमें डिवाइड हो रहा है 2 का वो 2 का इसमें हो रहा है 6 टाइम, इसमें होता ही नहीं क्योंकि ओड नंबर है, इसमें भी नहीं होगा। फिर 2 का देते हैं तो इसमें हो रहा है 3 टाइम हो रहा है, फिर 15 में नहीं हो रहा है, 21 में नहीं हो रहा है। 3 में 3 का जाएगा 1 टाइम, 2 और 1 6 होते हैं तो इसमें 5 टाइम और इसमें 7 टाइम, 5 से होगा और 7 आ जाएगा, और 7 1 ज़ा 7। अपन कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 42, और ये 0 है सर 420। ये अपने क्या आ गया एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले अपन क्या करें, तीनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। 12 के अलग फैक्टर, 15 का अलग, और 21 का अलग। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 1। इसमें आ गया 2 × 2 × 3, ये आ गया 12 के बराबर। यहाँ अपन देखते हैं भाई 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो यह आ गया 3 × 5 = 15। यहाँ देखते हैं 2 और 1 3 हो रहा है तो 3 का डिवाइड होगा,
3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू अब यहाँ से अपन देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। यहाँ पे 2 तो कहीं कॉमन नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है। ऐसी एक ही चीज़ है, 3 यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो तीनों जगह से 3 कॉमन है, तो अपन एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्वेश्चन था कि इसका एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है। तो एलसीएम तो हो गया अपने पास 420 और एचसीएफ हो गया 3। आगे वाला देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे वाले सेकंड और 17, 23 और 29 और 8, 9 और 15, इसका एचसीएफ आप निकालना, एलसीएम में निकालना, नहीं आए तो बता ही देंगे। जांच कीजिए। हाँ, एचसीएफ 306 और 657 हमें दिया हुआ है, हमें गिवन है 306 और 657, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, कोमा है। इनका एचसीएफ जो अपनों को कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन। अब हमने पीछे वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपने देखा था कि अगर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसके एलसीएम को और एचसीएफ को आपस में गुणा किया जाए तो बराबर होते हैं। तो अगर एलसीएम अपन को पता नहीं है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, और एक ए जो है ये होता है और बी दूसरा वाला नंबर ये होता है, यानी कि 306 इंटू 657, ठीक है, यही बनेगा। इसके अपन तुलना, मैंने इसको इधर और इसको इधर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 9, 306 और 657। ये अपन सोल्व करते हैं तो 2 देके डिवाइड। देखो डिवाइड छोटे छोटे रूपों में दे सकते हो, काट के 3, 0 और 6 मिले के कितने होते हैं 9, और 9 नीचे, मतलब दोनों में 3 का डिवाइड तो होगा ही होगा। 3 1 जा 3, 0 का ऐसा, 3 2 जा 6। गलत हो गया क्या? 3 1 जा 3, फिर 0, देखिए देख लो ना, चौंतीस कैसे आ रहा है? अरे नहीं, 9 से नहीं काट रहा मैं, 3 से काट रहा हूँ। 9 से नहीं काट रहे, पर 3 से काट रहे हैं। मैं 3 से काट रहे हैं भाई, तो फिर काटो ढंग से। भाई 3 3 से यहाँ तो 9 आ ही जाएगा, और 306 में डिवाइड करोगे कितने का, तो 152। वन 153 आएगा क्या? नहीं आएगा, 102 ही आएगा। 2 का क्यों दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं ना, तो अपने आएगा कितना 102। फिर 3 का जा रहा है तो 3 का फिर दे लो। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि 34 इंटू 657 अपॉन में 1, तो 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 7 चौक 28 का 8, 2 20 और 2 22, 2 24 और 2 26, 21 का 1 2, 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 18 और 1 19, तो 8 3 2 1 कैरी 2 1, तो 2238। ये क्या हो जाएगा इनका? गलत है? गलत क्यों है? 8 3 आ गया, 12 हासिल 1 9 10 11 12 की 2 हासिल 1, सही तो है। 2238, ठीक है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। सिक्स की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती? ये अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5, 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं? तो पहली बात तो 0 पर समाप्त होने के लिए पहली शर्त यह है कि अगर कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होने का मतलब है अगर हम उसकी लास्ट की डिजिट देखेंगे ये वाली, तो ये 0 होनी चाहिए, और 0 होनी चाहिए मतलब उसमें 10 का डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए। कोई भी नंबर है उसके लास्ट में यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इसमें 10 का तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा, और 10 का डिवाइड पूरा पूरा होगा, इसका मतलब 2 × 5 10 को लिख सकते हैं, और 2 × 5 का मतलब है उसमें 2 × 5 का डिवाइड होना चाहिए या 10 का डिवाइड होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या अगर 10 पे समाप्त हो तो उसके लिए ये अनिवार्य शर्त बन गई है कि 2 × 5 उसके फैक्टर में आना चाहिए। ठीक है, 2 × 5 उसके फैक्टर में आना चाहिए। तो अपन देखते हैं, किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 होना चाहिए। परंतु 6 की पावर n में यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो हमें 2 × 3 की पावर n प्राप्त होती है। भाई 6 को अपन 2 × 3 तो लिख ही सकते हैं, और n तो ऊपर है ही, तो 2 × 3 की पावर n प्राप्त हो रही है। तो 2 × 3 प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, ज़रूरी है कि 2 × 5 प्राप्त हो। तो 2 × 3 प्राप्त हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक, इसका आंसर ये होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 + 13 7 × 11 × 13 + 13 7 × 6 × 5 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या तो समझ गए, भाज्य संख्या मतलब जिसमें डिवाइड होता है। अभाज्य और भाज्य में फर्क क्या है ये तो पता है ना भाई। अभाज्य तो वो होती है जिसमें एक का स्वयं का कह सकते हैं खुद से और एक से डिविजिबल हो, और भाज्य क्या होती है जो एक से, खुद से और किसी और दूसरे अंक से भी डिविजिबल हो, तो वो होती है भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं को अपन 2 3 4 5 ऐसे 2 3 5 7 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे एक क्यों नहीं आ रहा है भाई? एक पे अपन डेफिनेशन लगाएं तो एक पे डेफिनेशन ये कहते हैं कि अभाज्य संख्या जो है एक से और खुद से, तो एक तो खुद से तो डिवाइड है ही और एक से भी डिविजिबल है ही, तो ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए इस हिसाब से। तो पर यहाँ क्यों नहीं हो रही है? हम काउंट क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए काउंट नहीं करते हैं उसको क्योंकि इसके साथ एक और शर्त जुड़ी हुई है भाई। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और खुद से तो डिवाइड हो, साथ ही साथ उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब एक जो है उसमें एक का डिवाइड जा रहा है और एक में खुद का डिवाइड जा रहा है, पर एक मैथ में अलग थोड़ी है, एक तो एक ही है ना, तो ये एक ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। 2 में एक का भी जा रहा है और 2 खुद का भी जा रहा है, इसलिए ये है। ठीक है, तो इसलिए अपन एक को काउंट नहीं करते क्योंकि उसमें जो गुणनखंड और खुद है वो दोनों एक ही नंबर है। ठीक है, इसलिए एक को काउंट नहीं करते हैं। भाज्य संख्या आप समझ गए, एक से, खुद से और से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं भाई अपना जो सवाल था वो
व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13। भाई यहाँ आप देखो, इससे कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए, इससे कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल और 7 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? होगी। नहीं है क्या समझ में? है नहीं आ रहा समझ में? और 7 × 6 × 5 × 4 या फिर सीधी सीधी डेफिनेशन लगा लो, इसका आंसर निकाल लो और उसमें अगर खुद का और एक के अलावा किसी और का डिवाइड जा रहा है तो अपन ऐसे कह सकते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। इसको गुणा करके उसका आंसर निकाल लो, उसमें अगर खुद का जा रहा है, एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है और उसके अलावा कोई भी एक नंबर देख लो जिसका जा रहा है, 2 का, 3 का, 5 का, किसी का भी जा रहा है तो अपन बोल देंगे ये भाज्य है, अभाज्य संख्या नहीं है। बात इतनी सी तो है चेक करने की, ठीक है? तो इजी ये कर लेना, दोनों के आंसर निकाल के अभाज्य संख्या की डेफिनेशन उस पर नहीं बैठ रही है, मतलब वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिल सकेंगे? भाई सोनिया तो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, सोनिया तो कितने मिनट में लगा रही है? 18 मिनट में लगा रही है। और रवि है वो कितने मिनट में लगा रहा है? 12 मिनट में लगा रहा है। तो वो मान लो यहाँ पे ये वृत्ताकार गार्डन हो गया और यहाँ से दोनों चालू कर रहे हैं, तो ये तो 18 मिनट में घूम के आ रही है एक बार, ये 12 मिनट में, सॉरी रवि तो 12 मिनट में घूम के आ रही है, 18 मिनट में घूम के आ रही है। तो इस पे अपन कैसे कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमको लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो उसमें जो सबसे लो पॉइंट जो आएगा उसका एलसीएम, दोनों का कॉमन एलसीएम जो आएगा वही उसका आंसर होएगा। जैसे 18 और 12 का एलसीएम अपन निकालेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा और 6 आ जाएगा। फिर 2 से 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 टाइम चला जाएगा और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और ऐसे 3 1 जा 3, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 और दूनी 4 4 या 12 12 या 36, यानी कि वो पुनः प्रारंभिक स्थिति पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो यहाँ से वो मिलेंगे भाई 36 मिनट बाद। ठीक है, तो आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लाते रहेंगे अपन। धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।